ओ मैन, थोड़ा जल्दी चलो ना तुम। साहब कैसे चले, ये ट्रैफिक तो देखो, अब ये कार है उड़कर तो नहीं जाएगी। वो तो मुझे भी पता है, मगर तुम फटाफट चलने की कोशिश करो। शिट यार, ये मुंबई का ट्रैफिक भी ना, मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। मुझे हर हाल में कल सुबह नासिक पहुंचना है। काय को खाली पीली चिल्लम चिल्ली कर रहे हो मैन? अगर इतना ही जरूरी काम था तो ऑफिस से समय से निकलना था, मगर नहीं, तुमको तो अपना ऑफिस भी जरूरी है। रोजी, मेरा दिमाग वैसे ही खराब हो रहा है, तुम मुझे मत सिखाओ क्या करना है। तुम नेट पर देखो ट्रेन का क्या स्टेटस है। जोसेफ को गुस्से में देखकर रोजी चुपचाप अपने मोबाइल में ट्रेन का स्टेटस देख रही थी, तो उसने देखा ट्रेन बांद्रा स्टेशन छोड़कर आगे के लिए निकल चुकी थी। मैन, ये ट्रेन तो गया। दोबारा चेक करो, देखो नासिक के लिए कोई और ट्रेन है क्या। ये ट्रेन निकल गई। शिट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। मेरी कल सुबह की अर्जेंट मीटिंग है। रोजी ने अपने मोबाइल में देखा कोई और ट्रेन नहीं थी, तो जोसेफ गुस्से में रोजी के ऊपर चिल्लाने लगा, जबकि उस बेचारी की कोई गलती नहीं थी। उन दोनों को लड़ते देख ड्राइवर, जो अब तक उन लोगों की बातें सुन रहा था, बैक व्यू मिरर में देखते हुए बोला, एक बात बोलूं साहब? अब तू भी बोल ले। प्लीज जोसेफ, काम डाउन, एक बार सुन तो लो वो क्या कह रहा है। जोसेफ गुस्से में ड्राइवर की तरफ देख रहा था। ड्राइवर ने धीरे से डरते हुए कहा, साहब, आपकी बुकिंग बांद्रा स्टेशन की है। वहां पहुंचने के बाद आप एक बार पेमेंट कर देना, उसके बाद मैं अपना जीपीएस ट्रैकर बंद करके आपको नासिक ले चलूंगा। अभी 1 बज रहा है, सुबह के 5, साढ़े 5 बजे तक हम लोग नासिक पहुंच जाएंगे। आर यू मैड? पूरी रात कार का सफर बहुत थकाने वाला होता है, और उसमें रिस्क भी तो है। तुम दिन भर से गाड़ी चला रहे हो, थके हुए होंगे ना। रे बाबा, रात को सफर नहीं करेंगे। वैसे तुम्हारा आइडिया अच्छा है, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आगे बैठता हूँ, गाने सुनते हुए चलेंगे। जब तुम्हें थकान लगे तो थोड़ी देर गाड़ी मैं चला लूंगा। जोसेफ, वो जीपीएस ट्रैकर बंद करने को कह रहा है। किसी को क्या पता कि हम लोग इसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा। वैसे भी आजकल कितने सारे केस सुनने में आते हैं। तुम जरा ये क्राइम पेट्रोल देखना बंद करो। देखो कितना शरीफ है, खुद ही हमारी मदद करना चाहता है। रात के वक्त कार का सफर करने का रोजी का बिल्कुल भी मन नहीं था, मगर जोसेफ की जिद के आगे उसकी एक ना चली और वे लोग नासिक के लिए निकल गए। जोसेफ और ड्राइवर बातें कर रहे थे, और दिन भर की थकान के कारण पीछे वाली सीट पर अकेली बैठी रोजी की नींद लग गई। जैसे ही ड्राइवर ने देखा रोजी सो गई, उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई थी। वो बार बार उसी की ओर देख रहा था। जोसेफ इन सबसे बेखबर गाड़ी में चल रहे गाने का लुत्फ ले रहा था। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे दूर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। कुछ देर बाद गाड़ी हाईवे पर रुकी। जैसे ही गाड़ी रुकी, रोजी घबरा कर उठी और वो ड्राइवर और जोसेफ को देखने लगी, मगर उसे कार में कोई भी नजर नहीं आया। पूरी रोड सुनसान पड़ी थी। जंगल के बीचों बीच सड़क पर खड़ी कार को देख वो घबरा गई। वो कार के कांच में से ही इधर उधर देख रही थी। उसे जोसेफ कहीं नजर नहीं आया। जैसे ही वो घबराकर कार से बाहर आई, उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ के होने का एहसास हुआ। वो जोर से चीखी। उसके सामने एक भयानक औरत खड़ी हुई थी, जो देखते ही देखते उसके शरीर में समा गई। उसकी चीख सुन जोसेफ उसके पास आया। क्या हुआ? जोसेफ, जोसेफ तुम कहाँ थे? वो औरत कहाँ गई? कौन औरत? यहाँ तो कोई नहीं है। अरे हम वहां सामने चाय की गुमटी पर चाय पी रहे थे। तुम सो रही थी इसलिए तुम्हें नहीं जगाया। कहते हुए उसने चाय की गुमटी की तरफ इशारा किया, तो रोजी हैरान रह गई, क्योंकि थोड़ी देर पहले वहां पर कुछ भी नहीं था। पूरा रोड खाली था। अब अचानक से चाय की गुमटी और रिफ्रेशमेंट की शॉप कैसे आ गई? ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो अभी कुछ नहीं था, अचानक से ये सब कुछ कैसे? क्या कैसे हो सकता है? जरूर तुमने कोई सपना देखा होगा। चाय पियोगी? फ्रेश लगेगा। जोसेफ उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर रोजी डरी हुई थी।
उसने ना में सर हिला दिया। ड्राइवर वापस आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और रोजी की तरफ देखकर मुस्कुराया। रोजी को उसका यूं मुस्कुराना अच्छा नहीं लगा। ड्राइवर ने उसकी तरफ सुपारी का पैकेट बढ़ाया। ये लो, इससे तुम्हें नींद नहीं आएगी। जोसेफ के कहने पर बेमन से रोजी ने वो सुपारी अपने मुंह में डाली तो रोजी को तेज इत्र की खुशबू आई और उसे ऐसा लगा कि कोई उसके बगल में आकर बैठा है, मगर वहां पर कोई नहीं था। पूरी रात वो डरी सहमी बैठी रही। वे लोग सुबह सुबह नासिक पहुंच गए। देखिए, मैंने आप लोगों को सुरक्षित पहुंचा दिया। आप बेकार में ही मेरे साथ आने में डर रही थी, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आज रात का ये सफर आपको उम्र भर याद रहेगा। कहते हुए उसकी आंखों में अलग ही चमक थी, जिसे देख रोजी सहम गई। उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। वो अपना हैंडबैग कार से निकालने के लिए झुकी तो ऐसा लगा उसे कोई धक्का देकर कार से बाहर निकाला हो। उसने जोसेफ की ओर देखा, मगर जोसेफ को अंदाजा ही नहीं था रोजी के साथ क्या हुआ है। दोनों होटल रूम पहुंचे। क्लाइंट से 9 बजे का अपॉइंटमेंट है। अभी तो केवल 5 बजे हैं। थोड़ी देर सो जाता हूँ ताकि फ्रेश लगेगा। आओ, तुम भी सो जाओ। कहते हुए उसने रोजी को अपने पास बुलाया, मगर रोजी का मन खराब था तो वो रूम की बालकनी में जाकर बैठ गई। सुबह का उगता हुआ गुलाबी सूरज, ठंडी ठंडी हवाएं, चिड़ियों का कलरव उसके बेचैन मन को थोड़ा सा शांत कर रहा था। वहां बैठे बैठे उसे 2 घंटे बीत गए। उसे पता ही नहीं चला। जब उसने घड़ी की ओर देखा तो उसे पता चला, ओह माय गॉड, 2 घंटे से मैं यहीं पर बैठी हुई हूँ। कुछ देर में जोसेफ भी उठ जाएगा। उसके उठने के पहले रेडी हो जाती हूँ। वो वॉशरूम में अपना मुंह धो रही थी। मुंह धोते हुए उसने देखा उसकी गर्दन पर किसी के नाखून के निशान थे। वो हैरान हो गई। अरे, मेरे शरीर पर ये निशान कैसे? और ये क्या? इसमें से तो हल्का हल्का खून आ रहा है। मतलब ये ताजा निशान है। कैसे आ गए ये निशान? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल रात तक तो नहीं थे, मुझे पता ही नहीं चला और ये निशान बन गए। वो उन निशानों को देख ही रही थी कि उसे जोसेफ की आवाज सुनाई दी। रोजी, पिछले 1 घंटे से वॉशरूम में क्या कर रही हो? मुझे भी तैयार होना है, क्लाइंट हमारा वेट कर रहा होगा। जोसेफ की बात सुनकर रोजी हैरान हो गई कि वो अभी तो वॉशरूम आई थी। 1 घंटा कैसे हो गया? वो केवल मुंह धोकर बिना नहाए ही वॉशरूम से बाहर निकल गई और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने बालों को संवार रही थी। तभी जोसेफ रेडी होकर उसके पीछे खड़ा था। रोजी, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? पिछले आधे घंटे से देख रहा हूं तुम कांच के सामने केवल हेयर ब्रश लिए खड़ी हो। क्या हुआ है, बोलो। जोसेफ की बात सुनकर जैसे ही रोजी ने देखा, जोसेफ रेडी था, मगर रोजी का तैयार होना बाकी था। यहां तक कि उसने कपड़े भी नहीं बदले थे। उसे समझ नहीं आया कि केवल कांच के सामने खड़े खड़े इतना समय कैसे निकल गया। रोजी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। शायद रात में ट्रैवल किया है, इसलिए तुम्हें अनईजी लग रहा है। नासिक पहुंचकर भी मैंने कहा था थोड़ी देर आराम कर लो, मगर तुम बालकनी में बैठी थी। अब ऐसा करो, तुम आराम करो, मैं क्लाइंट से मिलकर आता हूं। कहते हुए जोसेफ रूम से बाहर चला गया। होटल के उस बड़े से कमरे में रोजी अकेली थी। वो अभी भी वही ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे नजर आने लगे। वो वहां से जैसे ही उठी, आईने में से एक हाथ बाहर आया और उसने रोजी का गला दबाया। वो डरते हुए पलटी। कौन है? कौन है यहाँ पर? कांच में उसे उसी भयानक औरत की शक्ल नजर आ रही थी जो उसे रास्ते में मिली थी। रोजी डरते हुए कांच से 2 कदम दूर हटी, मगर वो औरत रोजी के और करीब आ गई। कौन हो तुम? कल रात से मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही हो? चली जाओ यहाँ से, प्लीज चली जाओ। कहते हुए रोजी अपने आसपास रखे हुए सामान से उस औरत पर वार करने लगी, मगर उस पर उन वारों का कोई असर नहीं था। वो धीरे धीरे रोजी की तरफ आगे बढ़ रही थी। रोजी पलंग पर जा गिरी। वो भयानक औरत उसके सीने पर सवार हो गई। रोजी को लगा अब वो नहीं बचेगी। डरते हुए आंखें बंद कर ली, मगर कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली
तो उसके आसपास खून ही खून फैला हुआ था। यह देख वो डर गई। उसके सीने पर सवार वो औरत कच्चा मुर्गा चबा रही थी। जैसे ही रोजी ने आंखें खोली, उस औरत ने उसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ाए और उसका खून चूस कर गायब हो गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर जोसेफ था। रोजी ने दरवाजा नहीं खोला तो वो रिसेप्शन से मास्टर की लेकर आया और रूम का दरवाजा खोला। रोजी रूम के एक कोने में डरी सहमी सी बैठी हुई थी। हे रोजी, क्या हुआ तुमको? और ये तुम्हारे कपड़ों पर खून कैसे? कुछ तो बोलो, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे डर लग रहा है, कुछ तो बोलो। जोसेफ के बार बार पूछने के बावजूद रोजी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। जोसेफ ने तुरंत रूम सर्विस को कॉल किया। सभी उसकी हालत देखकर हैरान थे। सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ नजर नहीं आया। जोसेफ ने रोजी के कपड़े बदले और उसे अपने साथ वापस मुंबई लेकर आ गया। वो खून चूसने वाली चुड़ैल ब्लड सकर अब उसके साथ हर वक्त रहती। वो किसी को भी नजर नहीं आती, वो सिर्फ रोजी को ही नजर आती थी। रोजी उसके सामने आने के बाद अजीब व्यवहार करती थी। धीरे धीरे उसका शरीर सूखता जा रहा था। जोसेफ उसे लेकर कई डॉक्टर के पास भी गया, मगर किसी भी डॉक्टर के पास उसका कोई इलाज नहीं था। तब किसी ने उसे रोजी को चर्च ले जाने की सलाह दी। ब्लड सकर, ये क्या होता है? ये वो खून की प्यासी आत्माएं हैं जो अनंत काल तक इस धरती पर रहेंगे। उनकी मुक्ति संभव नहीं है। यह अपने शिकार को ना तो जिंदा रहने देती है, ना ही मरने देती है। इससे छुटकारा पाने का केवल एक उपाय है कि इसे किसी और के ऊपर छोड़ दिया जाए। फादर, ये क्या बात हुई कि अपनी परेशानी किसी और के ऊपर छोड़ दी जाए? यही इसका रूल है। किसी ने इसके ऊपर उसे छोड़ा है। दूसरी तरफ वो टैक्सी ड्राइवर अपनी बेटी के साथ डिनर कर रहा था। मैं बहुत खुश हूँ बेटा कि अब तू पूरी तरह से ठीक हो गई, वरना उस चुड़ैल ने तो तुझे कंकाल बना दिया था। उस रात वो मेम साहब के ऊपर मैंने तेरी कहते हुए वो मुस्कुराने लगा। जोसेफ आज भी रोजी की गिरती हालत से परेशान है। ब्लड सकर उसे ना ढंग से जीने दे रही है और ना मरने। जोसेफ का ज़मीर उसे किसी और के ऊपर छोड़ने की इजाजत भी नहीं दे रहा है। उस रात अनजान व्यक्ति के साथ किया गया रात का सफर जोसेफ और रोजी की जिंदगी में हमेशा के लिए दुख की लंबी रात बनकर आ गया। कहीं आप भी तो ऐसे किसी अनजाने सफर पर नहीं है? सावधान। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।